तो पैंसपर्मिया का विचार ये है कि जीवन प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकता है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में बीज फैलाए जा रहे हों। इस पर सदियों से बहस होती रही है, लेकिन हाल तक हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अब नई खोजों और शोध के साथ हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। लोग सोचते थे कि जीवों का एक ग्रह से निकलकर अंतरिक्ष पार कर दूसरे ग्रह पर पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन पता चला है कि सूक्ष्म जीव इसे झेल सकते हैं। वैज्ञानिकों की इसमें दिलचस्पी 70 के दशक में फिर से जगी, जब उन्हें पृथ्वी पर मंगल के पत्थर मिले, जिससे साबित हुआ कि सौर मंडल में ग्रहों के बीच पत्थरों का सफर मुमकिन है। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके खोजे जिनसे सामग्री को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है और वो इस यात्रा में बची रह सकती है। तो हाँ, आखिरकार पैंसपर्मिया एक हकीकत हो सकता है। मूल रूप से वैज्ञानिक सोच रहे थे कि क्या जीवित चीजें हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बीच सवारी कर सकती हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए सूक्ष्म जीवों को एक ग्रह से प्रक्षेपित होने, अंतरिक्ष में उड़ने और फिर दूसरे ग्रह पर उतरने तक जीवित रहना होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने उन सभी अजीब परिस्थितियों का अनुकरण करने की कोशिश करते हुए कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने पाया कि बीजाणु हर तनाव को अलग अलग झेल सकते हैं और प्रयोगशाला में संयुक्त तनावों का भी अनुकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म जीव मंगल से पृथ्वी या हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य रहने योग्य ग्रह की यात्रा में पूरी तरह जीवित रह सकते हैं। और ये सुनिए, सिर्फ मंगल और पृथ्वी ही कीटाणुओं की अदला बदली नहीं कर रहे होंगे। बृहस्पति और शनि के चारों ओर ये सभी शानदार चंद्रमा भी रहने योग्य हो सकते हैं, जैसे आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, टाइटन और एनसेलाडस। इसके अलावा सूक्ष्म जीव थोड़े से यूवी संरक्षण के साथ सालों तक अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं, जैसे वे सनस्क्रीन के साथ अंतरिक्ष के सुपर हीरो हों। और अगर उन्हें 6.5 फीट के उल्कापिंड का कवच मिले, तो वे वहां 25 मिलियन वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यह अधिकांश शादियों के टिकने के समय से भी ज्यादा है। लेकिन रुकिए, ये और भी हैरान करने वाला है। वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर ऐसे सूक्ष्म जीव मिले जिन्हें 250 मिलियन वर्षों के बाद फिर से जीवित किया गया। ये एक जीवाश्म खोजने जैसा है जो अचानक उछलकर कहे, सरप्राइज। इन सभी खोजों ने दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने के खेल को पूरी तरह बदल दिया है। हम सोचते थे कि जीवन केवल पृथ्वी जैसे आरामदायक ग्रहों पे ही मौजूद हो सकता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि चरम वातावरण में भी जीवन संभव है। और इन वातावरणों के बेहतर ज्ञान के साथ हम एस्ट्रोबायोलॉजी विकसित करने में सक्षम हुए हैं, जो ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और वितरण के अध्ययन के बारे में है। जीवन की तलाश के लिए मंगल सबसे आशाजनक जगहों में से एक है। हमें सबूत मिले हैं कि वहां कभी पृथ्वी जैसा वातावरण था, जिसका मतलब है कि वहां जीवन पनप सकता था। और जरा ये सुनिए, वैज्ञानिकों को मंगल के वातावरण में मीथेन के अंश मिले हैं, जो शायद जीवित जीवों से पैदा हुए हों। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में मंगल पर सतह के नीचे तरल पानी की झीलों की खोज की है। तो शायद वहां नीचे कुछ मंगल ग्रह के सूक्ष्म जीव आराम फरमा रहे। यूरोपा एक और रोमांचक संभावना है। इसमें सतह के नीचे एक महासागर है जो पृथ्वी के गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स या अंटार्कटिक की वोस्टोक झील की तरह जीवन का सहारा दे सकता है। और एनसेलाडस के समुद्र तल के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं और इसके दक्षिणी क्षेत्र से जल वाष्प और कार्बनिक कणों की तेज फुहारें निकल रही हैं। तो कौन जानता है कि वहां किस तरह के परग्रही जीव छिपे हुए हैं। कुल मिलाकर अंतरिक्ष निराला है और अचरजों से भरा है। कौन जानता है कि आगे हमें और क्या अजीब चीजें मिलेंगी। हाँ, वो लंबी व्याख्या पूरी तरह से पैंसपर्मिया के बारे में थी, लेकिन अंतरिक्ष में जीवन की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से यही एकमात्र सिद्धांत नहीं है। सिर्फ पैंसपर्मिया सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि निर्देशक पैंसपर्मिया भी है। वैसे ये सिद्धांत थोड़ा अजीब है। ये बताता है कि पृथ्वी पर जीवन जानबूझकर एक उन्नत परग्रही सभ्यता द्वारा बोया गया था। ये विचार इस धारणा पर आधारित है कि ब्रह्मांड में जीवन दुर्लभ है और पृथ्वी पर इसके अपने आप उत्पन्न होने की संभावना कम है। निर्देशित पैंसपर्मिया मूल रूप से ये विचार हैं कि दूसरे ग्रहों के लोगों ने जानबूझकर पृथ्वी पर जीवन भेजा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि परग्रही जीवों ने यहाँ जीवन शुरू करने के लिए जानबूझकर सूक्ष्म जीव या पूरे जीव हमारे ग्रह पर भेजे होंगे। विचार ये है कि वे लोग पूरे ब्रह्मांड में जीवन फैलाना चाहते होंगे
और पृथ्वी उनके पड़ावों में से एक थी। ये एक तरह से अंतर आकाशगंगा बागवानी जैसा है। उन्होंने जीवन के बीज बोए और उसे बढ़ने दिया। अब यह सिद्धांत थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक वास्तव में इसे गंभीरता से लेते हैं। उनका तर्क है कि संभव है कि पृथ्वी पर जीवन इतना जटिल हो कि वो अपने आप नहीं बन सकता था और किसी बाहरी शक्ति की भूमिका रही होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बजाय क्लासिक पैंट्सपर्मिया सिद्धांत को पसंद करता हूं। एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत भी मौजूद है जिसे रासायनिक विकास कहते हैं, और यह विस्तार से यह समझाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अत्यंत सरल कार्बनिक अणुओं से हुई थी, जो शुरुआती पृथ्वी के प्राचीन वातावरण या फिर अंतरिक्ष में अपने आप ही बने थे। ये अणु फिर समय के साथ धीरे धीरे आपस में मिले और अधिक जटिल संरचनाओं में विकसित हुए, जिससे अंततः सजीव प्राणियों और सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। शुरुआती पृथ्वी की स्थितियां आज की तुलना में काफी अलग थीं। वातावरण में ज्यादातर मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें थी और ऑक्सीजन नहीं थी। ये स्थितियां कार्बनिक अणुओं के बनने के लिए अनुकूल थीं। रासायनिक विकास सिद्धांत का समर्थन करने वाला सबसे प्रसिद्ध प्रयोग 1952 का मिलर-यूरे प्रयोग था। इस प्रयोग में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे ने एक प्रयोगशाला में शुरुआती पृथ्वी के वातावरण का अनुकरण किया और अमीनो एसिड बनाए, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग ने यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि प्राचीन पृथ्वी के शुरुआती समय जैसी स्थितियों में सरल अकार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक अणु आसानी से विकसित हो सकते हैं। समय के साथ ये सरल कार्बनिक अणु आपस में मिले और अधिक जटिल संरचनाओं में विकसित हुए, जिससे अंततः जीवित जीवों का निर्माण हुआ। माना जाता है कि इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे और इसमें कई बीज के चरण शामिल थे। हालांकि रासायनिक विकास अभी भी एक सिद्धांत है और जीवन की उत्पत्ति के बारे में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। ये एक ठोस स्पष्टीकरण देता है कि निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हो सकता था। क्या आप अगले सिद्धांत के लिए तैयार हैं? मिलिए हाइड्रोथर्मल वेंट सिद्धांत से। ये बताता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट के पास हुई थी। ये वेंट एक अनोखा वातावरण प्रदान करते हैं जहां रसायन और खनिज गर्म पानी के साथ मिलते हैं, जिससे ऐसी स्थितियां बनती हैं जो कार्बनिक अणुओं के निर्माण और जीवन के विकास में सहायक हो सकती थीं। ये सिद्धांत एक और विचार है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हो सकता था। मूल रूप से ये बताता है कि समुद्र की गहराई में ये गर्म वेंट है जहां से पृथ्वी के कोर द्वारा गर्म किया गया पानी बाहर आता है। ये वेंट खनिजों और रसायनों से भरे हुए हैं जो जीवन शुरू होने के लिए सही स्थितियां प्रदान कर सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले जीवित जीव इन वेंट के आसपास रसायनों और खनिजों का उपयोग करके ऊर्जा बनाने के लिए शुरू हो सकते थे। समय के साथ ये जीव विकसित हुए और समुद्र के अन्य हिस्सों में फैल गए। हाइड्रोथर्मल वेंट सिद्धांत पर अभी भी अध्ययन और बहस चल रही है, लेकिन ये एक रोमांचक विचार है जो हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि हमारे ग्रह पर जीवन कैसे शुरू हुआ। आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, आरएनए वॉल्ट परिकल्पना। यह सिद्धांत बताता है कि आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, पहला स्वप्रतिकृति अणु था जिसने पृथ्वी पर जीवन के विकास को जन्म दिया। आरएनए आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने दोनों में सक्षम है, जो इसे डीएनए और प्रोटीन का एक संभावित अग्रदूत बनाता है। मूल रूप से इस परिकल्पना का नाम ये कहने का एक शानदार तरीका है कि पृथ्वी पर जीवन आरएनए नामक अणु से शुरू हुआ होगा। आरएनए डीएनए के चचेरे भाई की तरह है, जिससे हमारे जीन बनते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए शायद पहला अणु था जो अपनी प्रतियां बना सकता था, जो जीवन के काम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विचार ये है कि पृथ्वी के शुरुआती दिनों में ये सभी रसायन और चीजें चारों ओर तैर रही थीं और किसी तरह ये रसायन आरएनए बनाने के लिए मिल गए। फिर क्योंकि आरएनए अपनी प्रतियां बना सकता था, ये फैलने लगा और जीवन के अधिक जटिल रूपों में विकसित होने लगा। ये अभी भी सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन ये काफी दिलचस्प है। और कौन जानता है, शायद हमें एक दिन पता चले कि हम सब यहाँ कैसे पहुंचे।